ॐ नमः सूर्याय चन्द्राय मङ्गलाय बुधाय च गुरुशुक्रशनिभ्यश्च राहुवे केतुवे नमः। ॐ नमः सूर्याय चन्द्राय मङ्गलाय बुधाय च गुरुशुक्रशनिभ्यश्च राहुवे केतुवे नमः। ॐ नमः सूर्याय चन्द्राय मङ्गलाय बुधाय च गुरुशुक्रशनिभ्यश्च राहुवे केतुवे नमः। हम इस कुंडली के फर्स्ट पॉइंट से शुरू करते हैं। जो कुंडली का एक चार्ट होता है, बेसिक जो चार्ट होता है, वो चार्ट में जहां मैंने नंबर 1 लिखा है वो हमारा फर्स्ट हाउस होता है। हमने ना उसको एक काउंटिंग दे रखी है, मतलब पीछे इसकी बेसिक साइंस बहुत डीप है। वो आप आगे आगे जब क्लासेस लोगे, एस्ट्रोनॉमी पढ़ोगे, एस्ट्रोलॉजी पढ़ोगे, तो वहां इसको कनेक्ट करके आपको बताया जाएगा। लेकिन मैं बहुत ही मोटे मोटे रूप से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। तो जो चार्ट होता है उसका जो सबसे फर्स्ट हाउस होता है, जहां पर मैंने लिखा है 1 2 3 4 ऐसे करके, तो कुंडली जो है एंटी क्लॉकवाइज चलती है। और एंटी क्लॉकवाइज हम उसको हाउसेस कहते हैं, भाव कहते हैं, घर कहते हैं, हम उसको कई तरह से उसका संबोधन करते हैं। तो इन हाउसेस में कैसे बहुत सारे सीक्रेट्स छुपे हुए होते हैं। तो कौन सा हाउस किस चीज को डिनोट करता है, क्या बताता है, आज मैं आपको वो पॉइंट्स बताऊंगी। तो जो आपकी कुंडली का सबसे प्रोमिनेंट पॉइंट पर जो आपको हाउस दिखाई देता है, तो हम उसको कहते हैं, वो हमारी कुंडली का प्रथम भाव होता है, फर्स्ट हाउस होता है। फर्स्ट हाउस वो हाउस है जिस समय आप इस दुनिया में जन्म लेते हो, उस समय जो राशि उदय होती है वो आपका फर्स्ट हाउस बन जाता है। हो सकता है किसी के चार्ट में फर्स्ट हाउस में 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 4, तो काउंटिंग फिर 3 4 ऐसे करके स्टार्ट होती है। तो अब इस चार्ट में हम 1 से चल रहे हैं। तो ये मेष राशि से मैंने शुरू करा है, ये फर्स्ट हाउस है। तो फर्स्ट हाउस किस चीज को डिनोट करता है, अब वो मैं आपको बताती हूँ। तो फर्स्ट हाउस डिनोट करता है आपके खुद को, आपके सेल्फ को। हम किसी के सामने जाते हैं या हम बात करते हैं, तो हमारी जो अपीयरेंस होती है, हमारी जो पर्सनैलिटी होती है, क्योंकि जब भी आप किसी से मिलोगे तो फर्स्ट टाइम में वो आपकी पर्सनैलिटी से आपको जज करता है। तो आपका फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके खुद को, आपका बेसिक पोटेंशियल क्या है, आप किस तरह से अपनी बात को रख रहे हो, अ, आपके फेस स्ट्रक्चर कैसा है, ये आपका फर्स्ट हाउस है। इसके अंदर और भी बहुत सी चीजें आती हैं। हम ये कहते हैं कि जितनी स्ट्रांग आपका फर्स्ट हाउस होगा, अ, उतनी स्ट्रांग आपकी पर्सनैलिटी होगी। तो कई बार ऐसा होता है, हम बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं और हम सोचते हैं कि इस पॉइंट को अभी नहीं कहना चाहिए, बाद में कहना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आप जानते बहुत कुछ हो लेकिन आप बता नहीं पा रहे होते। तो आपका जो फर्स्ट हाउस होता है ना, वो रिप्रेजेंट करता है आपकी पर्सनैलिटी कितनी आउटवर्ड है, या आप कितने एक्सट्रोवर्ट हो, आप अपनी चीज को कितने अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो। दूसरा, आपकी इम्यूनिटी लेवल को भी ये दर्शाता है। अगर हम फिजिकल बॉडी की बात करते हैं, तो ये आपके बॉडी का सिर है, आपकी थिंकिंग प्रोसेस है। तो आप, इसीलिए हम कहते हैं ना कि हम अपने आप को कितना अच्छा प्रेजेंट करें, तो वो हमारे अपने थिंकिंग प्रोसेस से ही हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। सबसे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट फर्स्ट हाउस का ये है, जिसकी वजह से हम ज्योतिष में आते हैं। हम ये जानना चाहते हैं, हम ज्योतिष में आए हैं तो हमारे बर्थ का रीजन क्या है, हमने इस पृथ्वी पे जन्म क्यों लिया, हमें यही पेरेंट्स क्यों मिले, हमारा पार्टनर ऐसा ही क्यों है। तो जो क्यों वाले रीजंस होते हैं ना, वो आपका फर्स्ट हाउस बताता है कि आप इस दुनिया में क्यों आए हो। तो फर्स्ट हाउस की आपके चार्ट में बहुत इंपॉर्टेंस होती है। फर्स्ट से आप आगे आगे चलोगे तो उसका आता है सेकंड हाउस, द्वितीय भाव जिसे कहा जाता है। सेकंड हाउस की अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट हाउस ये शो करता है मैं क्यों आया हूँ, मैं क्या हूँ, है ना। तो सेकंड हाउस आपको डिनोट करता है आप किस फैमिली में आए हो, क्योंकि पहली चीज जब हम सीखना शुरू करते हैं तो वो हम अपनी फैमिली से सीखना शुरू करते हैं। तो हमारा परिवार हमें सिखाता है, और हमारी और परिवार के साथ आप बोलना सीखते हो, है ना। तो सेकंड हाउस आपकी स्पीच को रिप्रेजेंट करता है। तो हम ये कहते हैं ना कि कोई इंसान कितना एजुकेटेड है, कितना क्या है, कुछ भी है, वो बोलता कैसे है, उससे हमें पता चलता है
कि वो किस परिवार से बिलोंग करता है, कहाँ से कनेक्ट होता है। तो इसीलिए आपकी स्पीच बहुत मायने रखती है, आपके बोलने का तरीका, है ना? कुछ लोग आपने देखा होगा बहुत ही अब्यूज़िव लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि यहाँ इस पॉइंट पर हमारा स्तर इतना नहीं गिर सकता, हम इस लेवल पे बात नहीं कर सकते। तो यहाँ सेकंड हाउस की बहुत इम्पोर्टेंस होती है। सेकंड हाउस डिनोट करता है आपकी एक्यूमुलेटेड वेल्थ को। कितना आप कमाते हो, वो एक अलग पॉइंट है। कितना आप बचाते हो, कितना आप एक्यूमुलेट कर लेते हो, वो आपका सेकंड हाउस दर्शाता है। तो सेकंड हाउस अपने आप में बहुत मायने रखता है। सेकंड हाउस डिनोट करता है आपका फाइनेंशियल पॉइंट कैसा है, आप कितने ग्रो करते हो लाइफ में ना, तो वो सेकंड हाउस से डिनोट होता है। आपकी आपकी फूड हैबिट सेकंड हाउस से डिनोट होती है। तो कई बार हम चार्ट में देखकर ये भी बता सकते हैं कि सामने वाले पर्सन को मीठा खाना पसंद है ना? तीखा खाना पसंद है, उसका टेस्ट कैसा होगा, वो भी सेकंड हाउस से हम जज कर सकते हैं। तो सेकंड से आप आगे चलोगे, वो थर्ड हाउस आता है। थर्ड हाउस जब आप के पास वाणी आ गई, बोलना आ गया, फैमिली मिल गई, तो अब आपका पॉइंट है, आपने उन शब्दों को कितने अच्छे तरीके से पिरो के सामने वाले के आगे पेश करना है। तो वो है हाउस ऑफ कम्युनिकेशन। थर्ड हाउस अ, आपको शो करता है कि उस कम्युनिकेशन से आप कितने रिश्ते बनाते हो, कितने लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा रहता है, अड़ोस-पड़ोस के साथ, है ना? अपने सिब्लिंग्स के साथ, तो सिब्लिंग्स का भी हाउस है, जो यंगर सिब्लिंग्स होते हैं, छोटे भाई-बहन होते हैं, वो हम थर्ड हाउस से देखते हैं। तो वो उसको डिनोट करता है। और कई बार ऐसा होता है हम बहुत छोटे-छोटे ट्रैवल्स करते हैं। छोटे ट्रैवल्स हो गए, जैसे हमारा मूवी देखने का मन है या हम कहीं दिल्ली एनसीआर में कहीं घूम रहे हैं या कहीं पर भी, जहाँ हमें छोटे ट्रैवल को करना अच्छा लगता है, तो वो थर्ड हाउस डिनोट करता है। और क्योंकि जो वो हम छोटे ट्रैवल करते हैं ना, वो हम अपने पेयर ग्रुप के साथ करते हैं। बहुत बड़े नेटवर्क ग्रुप में जुड़ना उसमें अच्छा नहीं लगता उसको। तो वहाँ वो 1-2 फ्रेंड्स के साथ ही कनेक्ट होता है और वहाँ कनेक्शन का लेवल थोड़ा डीप होता है। तो थर्ड हाउस आपकी ऐसी चीज़ों के साथ कनेक्ट करता है, जहाँ पर आप अपने एक्सप्रेशंस के साथ कनेक्ट होते हो और सामने वाला आपके हेल्पिंग हैंड की तरह हमेशा खड़ा हुआ मिलता है। तो ये थर्ड हाउस की इम्पोर्टेंस है। थर्ड से फिर आगे नेक्स्ट में जाओगे तो फोर्थ हाउस आएगा। फोर्थ हाउस फोर्थ हाउस हमारी कुंडली का बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट हाउस है या हम कहें चतुर्थ भाव है या घर है। ये घर ऐसा है, ये भाव ऐसा है, यहाँ से हमारी इमोशंस, हमारी साइकोलॉजी पता चलती है। इन द डीप डाउन हम कैसा सोचते हैं, कैसा फ़ील करते हैं। कई बार ऐसा होता है हम दुनिया के आगे बहुत अलग होते हैं, लेकिन इंटरनली हमारे मन में क्या है, कितना पेन है या कितनी खुशी है, कितना सुख है, वो हमारा फोर्थ हाउस चतुर्थ भाव हमें ये बताता है। तो हमारी इमोशनल साइकोलॉजी होती है इस हाउस में। दूसरी बात हमारी मदर, हमने बचपन से हमारी मदर के साथ हमारे कैसे टर्म्स रहे हैं, हमारी हमें कैसा नरिश करा है हमारी मदर ने, वो भी हमको फोर्थ हाउस बताता है। और कोई मान लीजिए हम घर की बात करते हैं, तो घर कैसा होगा, है ना? ओल्ड स्टाइल का होगा, न्यू स्टाइल का होगा, कब बनेगा, प्रॉपर्टी कब लेंगे, ये सारी चीज़ें हम इस हाउस से देखते हैं। व्हीकल अ, कई बार आपके पास क्वेश्चन्स आएँगे कि मुझे गाड़ी कब खरीदनी चाहिए? कौन-सा टाइम सबसे अच्छा है? नई लूँ, पुरानी लूँ? ये सब हम 4th हाउस के साथ कनेक्ट करते हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन्स होते हैं एजुकेशन के एक पॉइंट पर आकर के। तो कोई बच्चा अपनी फर्स्ट टू 12th तक की एजुकेशन के बारे में जानना चाहता है। तो आप इसी हाउस से उस पॉइंट को फाइंड आउट करते हो कि वो एजुकेशन कौन-सी होनी चाहिए। कॉमर्स में जाना चाहिए बच्चे को, साइंस लेनी चाहिए, इंजीनियरिंग लेनी चाहिए, तो या टेक्निकल एजुकेशन में जाना चाहिए। तो 4th हाउस उस पॉइंट को आपको हाइलाइट करके बताएगा। अगर हम ऐसी ना एस्ट्रोलॉजी बहुत बहुत बड़ी है, उसमें एक टॉपिक भी हम पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। वो अभी आप थोड़ी सीनियर क्लास में जाओगे तो आप पढ़ोगे उसके बारे में मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पर। तो वहाँ हम क्या करते हैं, हम बीमारियों के बारे में देखते हैं कि कौन से पॉइंट से हम कौन सी बीमारी डायग्नोज़ कर सकते हैं।
तो फोर्थ हाउस हमको ये बताता है, हमें हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी होती है तो उसको हम फोर्थ हाउस से ढूंढते हैं कि फोर्थ हाउस कितना पीड़ित है, कितनी उसकी स्थिति खराब है, या उसका लॉर्ड कहाँ है, कैसे है। तो ये एक डीप टॉपिक है, बट हाँ, जब हम हार्ट की बात करेंगे तो हम फोर्थ हाउस को देखेंगे। हम फोर्थ हाउस को इसीलिए भी देखेंगे क्योंकि मैंने आपको सबसे पहला पॉइंट ये बताया था, क्योंकि ये हमारे इमोशंस और साइकोलॉजी से कनेक्ट होता है। और जो दिल होता है वो दिल की बीमारी भी वहीं से कनेक्ट होगी जहां इमोशंस खराब। तो इसीलिए इसका कनेक्शन उस हाउस के साथ है। अच्छा, फोर्थ से नेक्स्ट आगे चलते हैं, उसको हम कहते हैं फिफ्थ हाउस। पंचम भाव भी कहा जाता है इसको। अ, पंचम भाव हमारे इंटेलेक्चुअल लेवल को दर्शाता है, हमारी क्रिएटिविटी को दर्शाता है, हम कितने क्रिएटिव हैं। एक हमने अभी एजुकेशन की बात करी, तो जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो हम फोर्थ हाउस के साथ उसको कनेक्ट कर रहे थे। लेकिन जब हम बात करते हैं कि हम सोशल बिहेवियर में कैसे हैं, कई बार आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि जब वो सोशल उसमें बैठते हैं, सर्कल में बैठते हैं, तो उनका इंटेलेक्चुअल लेवल इतना हाई होता है, उनके बात करने का ढंग बहुत अच्छा होता है, उसका एजुकेशन के साथ कोई कनेक्शन ना होते हुए भी। तो फिफ्थ हाउस आपकी खुद की इंटेलेक्चुअल लेवल को दर्शाता है, आपकी क्रिएटिविटी को दर्शाएगा, आप कितने क्रिएटिव हैं। और मतलब इसके अंदर इतना कुछ है फिफ्थ हाउस को बताने को। इस हाउस में हमारे संचित कर्म है, ऐसे कर्म है जिनका भोग हमें इस जन्म में मिलता है। अब वो आपने कितने अच्छे करे हैं, कितने बुरे करे हैं, उसके बिहाफ पर हम उन चीजों को भुगतते हैं। मैं इस टॉपिक पे नहीं जाना चाहती क्योंकि ये कर्मा थ्योरी स्टार्ट हो जाएगी, तो मैं हाउस पे ही रहती हूँ। फिर किसी और लेक्चर पे हम इस थ्योरी पर जाएंगे कि इस हाउस से हम संतान को देखते हैं। देखो, अभी हम कर्म की बात पर आ रहे थे, तो जो संतान हमें मिलती है वो भी हम इसी भाव से देखते हैं। तो जो संतान हमें प्राप्त होती है वो भी हमें हमारे कर्मों के आधार पर ही मिलती है। तो कई आपने देखी होगी संतान ऐसी होती है जो जहाँ वो हमारे साथ खड़े होने वाली होती है, हमारी हमारी केयर करने वाली होती है, या हम सोचते हैं कि हाँ, हमारा बुढ़ापा आएगा तो हमारी संतान। लेकिन जहाँ फिफ्थ हाउस पीड़ित होता है, यहाँ कोई अफ्लिक्शन होता है, तो वहां या हमारे पिछले जन्म में कर्म ऐसे होते हैं तो वहां पर हमें संतान से दुख मिलता है या प्राप्त होता है, और फिर उसमें पंचम भाव का रोल रहता है। अच्छा, कुछ लोगों को बड़ा शौक होता है कि ना मैं स्टॉक में पैसा लगा सकता हूँ, ट्रेडिंग में लगा सकता हूँ, गैम्बलिंग में लगा सकता हूँ। जब ऐसी वाली क्वेश्चंस होते हैं या ऐसा कुछ क्यूरियोसिटी होती है तो भी हमें पंचम भाव की तरफ जाना पड़ता है। तो फिफ्थ हाउस हमें गाइड करता है कि हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है लव रिलेशनशिप, जो आजकल हर किसी का क्वेश्चन होता है कि हाँ, ये चल रहा है, नहीं चल रहा है, ये प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है। तो फिफ्थ हाउस पंचम भाव जो है वो दर्शाएगा कि आपका लव रोमांस कैसा होगा, क्या वो शादी में कन्वर्ट होगा, नहीं होगा, वो सब फिफ्थ हाउस की जिम्मेदारी होती है। फिफ्थ से नेक्स्ट हाउस की तरफ आप आओगे तो उसे हम कहते हैं छठा घर, सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस, अभी तक हम जितने भावों के बारे में पढ़ रहे थे, अभी क्योंकि बहुत आज इस टॉपिक की क्लास है, बहुत इनिशियल क्लास है, तो मैं आपको केंद्र त्रिकोण अभी मैं ये समझा तो नहीं सकती। लेकिन हाँ, अभी हम अर्लियर जिन भावों के बारे में बात कर रहे थे, वो सारे भाव ऐसे होते हैं जो हमारी लाइफ की एक फाउंडेशन को क्रिएट करते हैं। वहां पर कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनको हम अपने अच्छे कर्मों के द्वारा चेंज कर सकते हैं या हम कुछ क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन कुछ इस इन्हीं भावों में कुछ कर्म ऐसे होते हैं जहां हमको वो उन चीजों से या तो ब्लेस्ड होते हैं या कर्स्ड होते हैं, वो हमको भुगतने होते हैं। लेकिन सिक्स्थ हाउस को हम ज्योतिष में दुस्थान कहते हैं या त्रिक भाव कहते हैं। तो दुस्थान का मतलब है कि कुछ दुख जुड़े हुए होते हैं इस भाव से, जो हमको इस जन्म में उनकी पूर्ति करनी होती है। तो इसीलिए सिक्स्थ हाउस जो है वैसे हेल्थ एंड मतलब सर्विसेज का है, कि हम दूसरे के प्रति क्या कर्म करते हैं, कैसे करते हैं, आ, दूसरे को कैसे सेवा करते हैं, उस हाउस को कनेक्ट करते हैं हम। लेकिन जर्नली सिक्स्थ हाउस का काम होता है आपके जीवन में हर्डल्स को लेकर के आना। वो ऑब्स्टिकल लेकर के आता है तो आप उससे लड़ते हो और उससे लड़के ऊपर उठने की क्षमता रखते हो अपनी लाइफ में,
तो छठे भाव का ये काम है। तो वो छठा भाव आपको लड़ना सिखाता है। लड़ना किससे सिखाता है? डिजीज, डेब्ट्स एंड एनिमीज, यानी रोग, ऋण और शत्रु। तो दूसरा सिक्स्थ हाउस आपको ये भी सिखाता है कि आपको अपनी लाइफ में ना डिसिप्लिन कैसे लाना है। तो जितने आप डिसिप्लिन रहते हो, उतना ज्यादा आप उन चीजों से लड़ पाते हो या आगे आप बढ़ पाते हो। कैसे? डिजीज कैसे होती है? जब हम किसी चीज को एक्सेस में यूज करते हैं, आपको खाने का टेस्ट पसंद है और आप खा रहे हो बिना सोचे समझे, तो आप एक टाइम पे बीमारी के पॉइंट पे पहुंचोगे, तो डिजीज आएंगी आएंगी। आपकी चादर छोटी है, आप अपनी चादर से बाहर पैर पसार रहे हो, आपकी लिमिट 40,000 की और आप अपनी लिमिट 1.5 लाख पे लेकर के जा रहे हो, तो डेफिनेटली आप लोन लोगे और आप उस डेप्ट में फंसोगे ही फंसोगे। तो सिक्स्थ हाउस हमें हमेशा ये बताता है कि अपनी जितनी चादर है ना उसी में रहो, और जितना आप अपने शरीर को एक्टिव रख सकते हो, डिसिप्लिन लाइफ जी सकते हो। तो ये सिक्स्थ हाउस की स्टोरी है। सर्वेंट्स, आपके यहाँ काम करने वाले एम्प्लॉयज, ये सिक्स्थ हाउस के अंडर में आते हैं। नेक्स्ट है सेवेंथ हाउस। सेवेंथ हाउस, इसकी क्यूरियोसिटी सबको होती है ना? इसकी क्यूरियोसिटी में सबको रहता है कि मेरा पार्टनर कैसा होगा, वो कहाँ से बिलोंग करता होगा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे, हमारा रिलेशनशिप कैसा रहेगा। ऐसा ऐसा जो भी क्वेश्चन आता है हमारा हमारे पार्टनर को लेकर के, वो सब हम सेवेंथ हाउस से देखते हैं। तो जो हमने सबसे पहला हाउस देखा था वो फर्स्ट हाउस था, और एग्जैक्ट उसके सामने सेवेंथ हाउस है, वो उसका एकदम अपोजिट है। तो आप देखोगे कि जो आपका पार्टनर होगा ना, तो उसका बिहेवियर आपसे बिल्कुल अपोजिट होगा, एकदम अपोजिट है। तो हम हमारे नेचर से डिफरेंट हमारे पार्टनर का नेचर होगा। तो हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब जो मेरी कमी, मेरे पास जिस चीज की कमी है मेरे पार्टनर में उस चीज की ज्यादा होगी, तो हम एक दूसरे को पूरा करते हैं। तो सेवेंथ हाउस से रिलेटेड जो भी चीजें आप देखोगे, पार्टनरशिप हो गई, सक्सेसफुल रिलेशनशिप हो गया, प्राइवेट आपकी फिजिकल इंटीमेसी हो गई, है ना, पैशन, कमिटमेंट, और कोई भी मैरिज से रिलेटेड कोई प्रिडिक्शन होती है, हम सेवेंथ हाउस से उसको देखते हैं। तो कितना जितना बढ़िया आपका सेवेंथ हाउस, उतनी बढ़िया आपकी मैरिज, रिलेशनशिप, फिजिकल इंटीमेसी, ये सब चीजें उसके अंदर आती हैं। और कई बार ऐसा होता है, हम कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले होते हैं, तो हम ऐसा सोचते हैं कि बिजनेस हमें इस पर्सन के साथ स्टार्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो भी हम अपने सेवेंथ हाउस को और उसके सेवेंथ हाउस को कंसीडर करते हैं, ऐसा। एट्थ हाउस, सेवन से नेक्स्ट एट्थ हाउस। एट्थ हाउस ये भी दुष्ट स्थान के अंदर आता है, जैसे अभी हमने सिक्स्थ हाउस की बात करी। तो 6, 8 और 12 ये 3 हाउसेस ऐसे हैं जो दुष्ट स्थान माने गए हैं, बुरे भाव कहे गए हैं। यहाँ से जनरली हमको नेगेटिव चीजें देखने को ज्यादा मिलती हैं। तो एट्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है डेथ, इंजरी, ऐसा कोई भी जो सडन घटना हो जाती है जिसमें हमें कुछ अचानक मिसफॉर्च्यून फेस करना पड़ता है, तो उसको हम एट्थ हाउस से कनेक्ट करते हैं। तो एट्थ हाउस को हम यही नहीं कहेंगे कि हाँ हमेशा यहाँ से कुछ नेगेटिव ही मिलेगा, कुछ चीजें यहाँ से पॉजिटिव भी मिलती हैं। जैसे सडन कोई गेन हो गया, अचानक आपकी लॉटरी लग गई, जैसे अभी हम ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट की बात कर रहे थे, वहां से कुछ गेन होना है, तो उसमें भी एट्थ हाउस का एकदम सडन विंडफॉल गेन हो जाता है, जो वो हम एट्थ हाउस से कनेक्ट करते हैं, उसमें हम इसका रोल बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। हमारे इन लॉज, है ना, जब किसी की शादी हो तो सबको सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी रहती है, मेरे इन लॉज कैसे होंगे, इन लॉज के साथ मेरे रिलेशनशिप कैसे होंगे, तो वो एट्थ हाउस को देखा जाता है, वहां से हम उसको फाइंड आउट करते हैं। और आज जो आप इस एस्ट्रोलॉजी में आपका इंटरेस्ट आया है, जो आज आप पढ़ रहे हो, ये सब भी एट्थ हाउस की वजह से है। एट्थ हाउस एक ऐसा भाव है जिसके अंदर बहुत कुछ छुपा होता है। तो एस्ट्रोलॉजी एक ऑकल्ट साइंस, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप डीप डाउन जाते हो, ध्यान लगाते हो, नई नई चीजों को निकालते हो, उस पे रिसर्च करते हो। तो एट्थ हाउस उस ऑकल्ट नॉलेज को भी डिनोट करता है, एस्ट्रोलॉजी भी उसी के साथ कनेक्ट होती है। तो ये बहुत सीक्रेटिव हाउस है और बहुत सारे सीक्रेट्स इसके अंदर होते हैं, तो इसलिए एट्थ हाउस को इस सेंस में देखते हैं। एट्थ हाउस से इनहेरेंट प्रॉपर्टी भी देखी जाती है,
कई बार ऐसा होता है कि हमारे इन लॉज या हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कुछ गिफ्ट में देते हैं कुछ चीजें, तो वो भी हम इस हाउस के साथ कनेक्ट करते हैं। एट टू नेक्स्ट नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस, जैसे हम पंचम भाव की फिफ्थ हाउस की बात कर रहे थे, ऐसे ही हम नाइन्थ हाउस को देखते हैं। नाइन्थ हाउस ऐसा हाउस है जिसमें हम कहते हैं हमारा भाग्य छुपा हुआ होता है, तो हम नवम भाव में अपने भाग्य को छुपा करके लेकर के आते हैं। इसके अंदर हायर विजडम है, हमारा हमारे गुरु, है ना, हमारा रिलीजियस नेचर और हमारा भाग्य, ये सब नवम भाव के अंदर छुपा हुआ होता है। ये ह अब यहाँ कई बार ऐसी लड़ाई होती है कि कर्म बड़ा या भाग्य बड़ा, तो दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं, कि हम ये भी नहीं कह सकते कि कर्म, क्योंकि उस भाग्य को भी आपने अपने कर्मों से ही बनाया हुआ होता है। तो ये सब आपस में कनेक्टेड है। कभी आगे क्लास में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। लेकिन नवम भाव से हम क्या-क्या देखते हैं, आज तो हम इतना ही सीखते हैं। तो ऐसा कोई भी ट्रैवल जो बहुत डिस्टेंस ट्रैवल होता है, जब हमें कहीं दूर घूमने जाना होता है, विदेश जाना होता है ना? तो वो हम नाइन्थ हाउस से देखते हैं। स्पिरिचुअलिटी, आप टेम्पल विज़िट हो गया, कोई एडवेंचर हो गया, है ना? आपकी रिलीजियस मेंटालिटी, आपके पिता के साथ आपके संबंध, ये सब नाइन्थ हाउस से देखे जाते हैं। और ऐसी एजुकेशन जो आप हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हो, जो आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद जो एजुकेशन करी जाती है, वो भी नाइन्थ हाउस से देखी जाती है, जिसमें हम पीएचडी वगैरह को भी काउंट करते हैं। दशम भाव, 10th हाउस, दिस इज मतलब कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हाउस है हमारा, क्योंकि ये कर्म भाव कहा जाता है। तो कर्म, कैसा भी कर्म, यही नहीं है कि अगर आप ऑफिस जाते हो तो वही कर्म है, या आप बिजनेस चला रहे हो वही कर्म है। अगर आप हाउस वाइफ हो या आप बच्चे हो, कुछ भी हो, आप किसी भी तरह का कोई कर्म करते हो, वो आपके दशम भाव को, 10th हाउस को रिप्रेजेंट करता है, वहां से हम उसको देखते हैं। तो आप करियर में क्या करोगे, क्या करना चाहते हो, आपके अथॉरिटेटिव फिगर्स के साथ संबंध कैसे हैं, आपको नेम फेम कैसा मिलेगा, आपने जो कर्म किए हैं उसके अंदर आपकी इच्छाएं कैसी हैं, आपकी मंशा कैसी है, आपका सोसाइटी में स्टेटस कैसा होगा कर्मों के आधार पर, वो सब दशम भाव दर्शाता है। ये कई बार हम देखते हैं ना, किसी को बहुत अचीवमेंट मिल रही होती है लाइफ में, उसको वो पब्लिक फिगर बन जाता है और उसको इतने ऑनर मिल रहा होता है, तो उनका 10th हाउस बहुत स्ट्रांग होता है, इसीलिए उनको वो चीजें मिल रही होती है। तो अभी जैसे कभी आपने सुना हो, कोई ज्योतिषी कहता है ना, अरे आपके चार्ट में तो राजयोग है, तो उन राजयोगों के अंदर 10th हाउस का बहुत मायने रखता है। तो 9th हाउस और 10th हाउस का कनेक्शन, 10th हाउस का, ऐसे-ऐसे हाउसेस का लॉर्डशिप का कनेक्शन होता है, वो राजयोग के अंदर इंक्लूड होता है। तो राजयोग इसके साथ मिलकर के बनता है और इंसान को बहुत ऊपर लेकर के जाता है। क्योंकि इंसान वो अपने कर्मों से, अपनी मेहनत से कमाता है। 11th हाउस, 11th हाउस गेन्स, ये हाउस सबको बहुत अच्छा लगता है, ये गेन्स का हाउसेस है। इसमें हमारी डीप विशेज़ हैं, हमारी इच्छा होती है, हम कोई भी काम करते हैं ना, तो हमारी इच्छा होती है कि हमें कुछ मिले। अब वो पैसे में मिले, एप्रिसिएशन में मिले, कैसे भी मिले, लेकिन हमारी जो इच्छा होती है, जो इच्छाओं का घर होता है, वो 11th हाउस होता है। हम कहते हैं ये हमारी इच्छाओं का ग्रुप घर है। तो अ, आपने जो कर्म, दशम भाव से आपने जो कर्म किए ना 10th हाउस से, उसका जो रिवॉर्ड है वो 11th में मिलता है। तो ये 11th हाउस उसको रिप्रेजेंट करता है। 11th हाउस में भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे हमने बोला था कि 3rd हाउस आपके कुछ एक गिने-चुने फ्रेंड्स को डिनोट करता है, जिनके साथ हम टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। 11th हाउस ऐसा हाउस है जिसमें आपके फ्रेंड्स का नेटवर्क है। जैसे आपके स्कूल फ्रेंड्स का ग्रुप हो गया, है ना? आपका ऑफिस फ्रेंड्स का ग्रुप हो गया। मतलब ग्रुप में हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, वो 11th हाउस है। 11th हाउस अपॉर्च्युनिटीज़ को दर्शाता है। जैसे हमने बोला था 3rd हाउस, हम छोटे भाई-बहन को देखते हैं, तो 11th हाउस से हम बड़े भाई-बहन को देखेंगे, एल्डर सिबलिंग्स हो गए। तो कोई भी टीम बना कर के चलना, या कोई नेटवर्किंग करना, वो सब इसके अंदर आता है। और 11th हाउस की अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस है। तो बिना 11th हाउस के, बिना विशेस के इंसान दुनिया में तो रहता नहीं है। उसकी हर चीज़ के साथ कुछ इच्छा होती है।
अगर वो सेकंड हाउस से पैसा जोड़ता है तो उसकी इच्छा होती है 11th हाउस से कि उस पैसे से वो घर खरीदेगा, है ना? सिब्लिंग्स के साथ वो संबंध बनाता है तो उसकी इच्छा होती है, यानी 11th हाउस फिर कनेक्ट होगा कि हाँ, मेरा सिब्लिंग हमेशा मेरा साथ निभाए। तो इच्छाओं से ही ये सारा चार्ट जुड़ा होता है, या हमारी सारी दुनिया जो होती है इच्छाओं पर चल रही होती है। तो 11th हाउस की वहाँ पर अपनी एक अलग वैल्यू है। 12th हाउस, मैं ना थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी चल रही हूँ, क्योंकि मैं फिर मुझे लग रहा है मैं शायद टाइम ज़्यादा ले लूँगी। तो 12th हाउस हमारी लाइफ़ का एक ऐसा पॉइंट है, जहाँ हम सारी चीज़ें लाइफ़ में पाने के बाद मोक्ष की तरफ जाना चाहते हैं। तो 12th हाउस ऐसा है जिसे हम मोक्ष भाव कहते हैं। मेडिटेशन हम यहाँ से करते हैं। यहाँ हम अपने आप को लॉस्ट फ़ील करते हैं। ये इस दुनिया से अलग दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता कह लो, या ऐसा कह लो कि हाँ, अंत में हर इंसान की इच्छा यही होती है कि वो मोक्ष की तरफ जाए, क्योंकि मनुष्य जन्म एंड में मोक्ष की तरफ जाने का ही ध्येय होता है। तो वो ध्येय हमें इस जन्म में आए, अगले जन्म में आए, 20 जन्म में आए, कभी ना कभी आएगा, जब आएगा तो इत एंड में जाना मोक्ष की तरफ ही होगा। लेकिन हाँ, उस हाउस से हम और भी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। हम उस हाउस से होने वाले चैरिटीज़ देखते हैं, आप किसी को दान करते हो वो देखते हैं, हॉस्पिटल्स देखते हैं, लॉसेस देखते हैं, सेक्सुअल बेड प्लेज़र्स हम इस हाउस के साथ कनेक्ट करके देखते हैं। एक अकेलापन जो हमें अलोफनेस में रहना अच्छा लगता है, वो हम इस हाउस से देखते हैं। जब हम विदेश में परमानेंट सेटल होने की बात करते हैं, तब हम इस हाउस पे जाते हैं। जब हम जेल जाने की बात करते हैं, तब हम इस हाउस की तरफ जाते हैं। लिबरेशन पर तो जाते ही जाते हैं। तो 12th हाउस ना हमारे सारे लाइफ के चार्ट को समराइज़ करके हमें बताता है कि अंत में हम कहाँ जाना चाहते हैं, हम क्या चाहते क्या हैं? वो हमारा 12th हाउस उससे कनेक्ट करता है। तो ये होल स्टोरी थी इन 12 हाउसेस की। बाकी सिर्फ़ इतना सा टॉपिक है नहीं ये टॉपिक बहुत बड़ा है, और मैंने तो बहुत छोटा-सा आज इनपुट डाला है इसके अंदर। आगे देखो, आप क्लास में सीखोगे, सुनोगे, समझोगे। बाकी आप सभी का धन्यवाद इतने पेशेंसली सुनने का।